अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर से एक और लेक्चर के साथ वो है फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन। इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसका कंपोजिशन और इसका फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड से। द फॉस्फोलिपिड को मुख्तसर एक लफ्ज में समझा दूंगा, एंजॉय करो इस चीज को। ये क्या चीज है? द एसाइल ग्लाइसरोल, इन द एसाइल ग्लाइसरोल वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोलिपिड खत्म हुआ, फिर हमारे पास एक एसाइल ग्लाइसरोल। ये पिछला लेक्चर मैंने इस पे दिया है, अगर आपको उसको मसला हो रहा है एक बार आप जाके पिछला लेक्चर एक बार देख ले। सो एसाइल ग्लाइसरोल के ऊपर जो है एसाइल ग्लाइसरोल, हम जानते थे एसाइल ग्लाइसरोल के अंदर होते हैं एक ग्लाइसरोल अल्कोहल। एक ग्लाइसरोल अल्कोहल के साथ 3 फैटी एसिड है। अगर एक ग्लाइसरोल के साथ 3 फैटी एसिड लगे, इट विल बी नोन एज एसाइल ग्लाइसरोल। अब व्हाट इज द फॉस्फोलिपिड? अगर एसाइल ग्लाइसरोल के अंदर एक फैटी एसिड अटैच हो जाए ग्लाइसरोल के साथ, मोनोग्लाइसरोल। अगर 2 अटैच हो जाए, डाइग्लाइसरोल। अगर तीसरा फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं ये कर दूं कि एसाइल ग्लाइसरोल के अंदर 3 फैटी एसिड होते हैं, उनमें से एक फैटी एसिड को फॉस्फेट के साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिप्लेस कर दूं, इट विल बी नोन एज द फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन। ये तो जनरल एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन इसको फॉस्फोलिपिड क्यों कहते हैं? फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड होता है, ये फॉस्फेट कंटेंट इसके अंदर लिपिड मौजूद है। फॉस्फेट, इस लिपिड के अंदर फॉस्फेट मौजूद है, सॉरी लिपिड के अंदर फॉस्फेट मौजूद है। सो इसको कहते हैं एम्फीपैथिक कंपाउंड। अब आता है जरा इसके नेचर की तरफ। व्हाई इट इज नोन एज एम्फीपैथिक कंपाउंड? बिकॉज इट कंटेन अ डुअल नेचर। इसके अंदर डुअल नेचर है। डुअल ने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डुअल नेचर्स होता है उसको हम कहते हैं एम्फीपैथिक कंपाउंड। सो फॉस्फोलिपिड इज वन ऑफ द एम्फीपैथिक कंपाउंड। फॉस्फोलिपिड को हम एम्फीपैथिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक पोलर पार्ट है, दूसरा नॉन पोलर है। जो पोलर है उसको हेड कहते हैं, जो नॉन पोलर है उसको टेल कहते हैं। हेड फॉस्फोलिपिड का कांस्टेंट होता है। सो मैं बताऊं जरा एक बार हेड को मतलब डिस्कस करेंगे। द हेड इज कांस्टेंट। हेड कांस्टेंट है जिसके अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स है वो सारे सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। So the head consists of glycerol alcohol। हेड के अंदर एक ग्लाइसरोल अल्कोहल है, एक फॉस्फोरिक एसिड है, तीसरा कोलाइन है। कोलाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगले बोर्ड पे इसका स्ट्रक्चर समझा दूंगा। सो हेड के अंदर 3 चीजें फिक्स हो गई, ग्लाइसरोल अल्कोहल, फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलाइन। सम टाइम क्या होता है कि कोलाइन के बजाय सेराइन आता है। सेराइन क्या है? सेराइन इज वन ऑफ द अमाइनो एसिड। सेराइन एक अमाइनो एसिड है। सो कभी कोलाइन की बजाय सेराइन आ सकता है। सो कुछ स्टूडेंट्स के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने बोला था ये कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल हुआ। नो, फॉस्फोलिपिड जो लेसिथिन होता है, फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन, उसके अंदर कोलाइन, फॉस्फोरिक एसिड, ग्लाइसरोल, ये तीनों फिक्स है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। हाँ, अगर ये चेंज हुआ, सेराइन आया, तब फॉस्फोलिपिड की बजाय, तब फॉस्फोलिपिड तो कह सकते हैं पर वो मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं होता, वो लीवर के अंदर होता है। कभी सेराइन के बजाय क्या चीज आता है? एथेनॉल अल्कोहल, सॉरी एथेनॉल अमाइन। एथेनॉल अमाइन एक अल्कोहल है जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद है। सो इट इज एन अल्कोहल। सो यहां पर पोलर हिस्सा, हेड पोलर है, उसका हेड पोलर है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट हेड के साथ ग्लाइसरोल है, फॉस्फोरिक एसिड है और कोलाइन है। कोलाइन के साथ साथ कभी कोलाइन के बजाय सेराइन एक अमाइनो एसिड आएगा, कभी उसके साथ एथेनॉल अमाइन आएगा, एथेनॉल अमाइन लग जाएगा। हाँ, इन सब की को दे करके फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर मौजूद है। इस वजह से इसी को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वो कंपाउंड होता है जो पोलर हो, हाइड्रोफिलिक वो कंपाउंड होता है जो वाटर सॉल्युबल हो। सो फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो पोलर है, वाटर सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है। उसके टेल की तरफ आते हैं। टेल नॉन पोलर है। किस चीज के बने हुए हैं? फैटी एसिड के। फिर कहूं कि फैटी एसिड पे एक लेक्चर भी दूंगा और पिछले लेक्चर एसाइल ग्लाइसरोल में मैंने इसको डिस्कस भी किया है। सो द नॉन पोलर जो हिस्सा होता है वो टेल कहलाया जाता है और ये किस चीज का बना हुआ है? फैटी एसिड का। और ये हिस्सा जो होता है दिस इज वेरिएबल। इसका जो टेल है वो वेरिएबल है। अच्छा, व्हाई द टेल इज वेरिएबल? हेड कांस्टेंट था तो टेल वेरिएबल क्यों है? टेल वेरिएबल इस वजह से, द टेल बनी हुई किस चीज का? फैटी एसिड का। और फैटी एसिड हम जानते हैं लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन विद द कार्बोक्सिल ग्रुप। एक कार्बन का लंबा चेन होता है, उसके आखिर में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। सो इट विल बी नोन एज द फैटी एसिड। नाउ
नॉन वेरिएबल जो टेल होता है, सॉरी नॉन पोलर जो टेल होता है वो फैटी एसिड का बना होता है। फैटी एसिड दो तरह हो सकता है, कभी सैचुरेटेड होते हैं, कभी अनसैचुरेटेड। अच्छा, अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो फास्फोलिपिड के अंदर मौजूद है, इस पर हम सवाल उठाते हैं कब सैचुरेटेड होगा और कब अनसैचुरेटेड। अगर किसी ऑर्गेनिज्म फास्फोलिपिड बनाता है, हमारा मेम्ब्रेन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हॉट एनवायरनमेंट में रहता है, वहां पर गर्मी ऑलरेडी ज्यादा होती है, तो इस ऑर्गेनिज्म का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड के अंदर जो टेल के अंदर फैटी एसिड है, वो फैटी एसिड क्या होंगे? सैचुरेटेड। क्योंकि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वो क्या रहते हैं? दे रिमेन सॉलिड, ये सॉलिड रहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी गर्मी ज्यादा है, तो इस फास्फोलिपिड के अंदर जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड होंगे, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड हॉट एनवायरनमेंट में सॉलिड रहते हैं। हाँ, अगर यही ऑर्गेनिज्म जिसका सेल मेम्ब्रेन होता है ये कोल्ड इन्वायरमेंट का हो, सो कोल्ड इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फैटी एसिड का टेल होता है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये क्या रहते हैं? लिक्विड। ये लो टेम्परेचर पर भी लिक्विड रहते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पे रहता है तो उसके फास्फोलिपिड के अंदर जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का ये फायदा है कि लो टेम्परेचर पर उसके पांव के नीचे जो फैट होता है या उसकी बॉडी के अंदर सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन फ्रीज नहीं होते। अगर ये सैचुरेटेड हो गए तो उसके हर सेल का जो मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा और उसका सेल मर जाएगा, सेल डैमेज हो जाएंगे। सो इसलिए अल्लाह ने एक निजाम रखा हुआ है कि जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर उसके जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड के अंदर जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड होते हैं ताकि वो कोल्ड इन्वायरमेंट पर भी मेल्ट रहे। अब इसी से रिलेटेड अगर आपसे एमडीकेट में क्वेश्चन पूछा जाए, रेनडियर का दिया जाए, पेंगुइन का दिया जाए, पोलर बेयर का दिया जाए, जो लो टेम्परेचर पे रहते हैं, जो आइस में रहते हैं, जो आइस के ऊपर रहते हैं, अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाए कि उन ऑर्गेनिज्म का जो मेम्ब्रेन होता है या जो सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है वो जमता नहीं है, वो सॉलिड नहीं होता, वो क्रिस्टल नहीं होता, बिकॉज ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्योंकि इसके प्लाज्मा के अंदर जो फास्फोलिपिड है उस फास्फोलिपिड के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मिकदार ज्यादा। सो जितना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मिकदार ज्यादा होता है उतना ये लिक्विड रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द polar tail. Now this tail is hydrophobic. इस टेल को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड है, उसके पास ऑक्सीजन का मिकदार कम है। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास ऑक्सीजन कम होगा तो वो हमेशा होते हैं हाइड्रोफोबिक, और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो वाटर इनसोल्युबल होते हैं। अब इस कंपाउंड को हम थोड़ा समझ आ गया कि यार एम्फीपैथिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पोलर भी है नॉन पोलर भी। अब इसका जो पोलर हेड है वो हमेशा वाटर की तरफ हो जाता है, पोलर हेड हमेशा वाटर की तरफ हो जाता है। जो टेल है नॉन पोलर है वो आमने सामने आता है। सो फास्फोलिपिड हमेशा बाइलेयर फॉर्म में अरेंज हो जाता है वाटर मीडियम के अंदर। सो इन द वाटर मीडियम द फास्फोलिपिड अरेंज इन द बाइलेयर फॉर्म ड्यू टू द एम्फीपैथिक नेचर। सो ये हुआ इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब जितनी भी कंफ्यूजन है अगले बोर्ड पे जाके हम इसको क्लियर कर देंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था फास्फोलिपिड का। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। वो सब कुछ जो पिछले बोर्ड पे हम लोगों ने पढ़ा था उसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। फास्फोलिपिड के हेड में मैंने कहा था यहां पर तीन चीजें होती है। हेड के अंदर तीन चीजें, एक ग्लाइसरोल अल्कोहल है, दूसरा फास्फोरिक एसिड है, तीसरा कोलाइन है। सो कोलाइन, फास्फोरिक एसिड, ग्लाइसरोल, ये तीन, और दो उसके साथ फैटी एसिड है। जरा थोड़ा सा आपको बता दूं व्हाट इज द फैटी एसिड। कार्बन नंबर 1 2 3 4 देन COOH। अगर आखिर में कार्बोक्सिल ग्रुप हो और चेन ऑफ कार्बन हो, दिस इज नोन एज द फैटी एसिड। समटाइम हम यू लिख सकते हैं COOH एंड R रिप्रेजेंट दिस कार्बन। ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, जो कार्बन होते हैं, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ मौजूद है कार्बोक्सिल।
सो ये हुआ फैटी एसिड। सो यहां पर मैंने जो अल्काइल ग्रुप है, जो नंबर ऑफ कार्बन है, उसको R से रिप्रेजेंट किया और ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। सो एक फैटी एसिड हुआ, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये जो R है दैट विल रिप्रेजेंट द अल्काइल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन। सो दिस इज द सेकंड फैटी एसिड। अच्छा, तीन चीजें हो गई यहां पर, दो फैटी एसिड, एक ग्लाइसरोल, फिर एक ग्लाइसरोल, फास्फोरिक एसिड एंड कोलाइन। ये सब मिलकर के क्या चीज बना रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ द फास्फोलिपिड। और ये कैसे मिलते हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी बार कंडेंसेशन होती है, सो देखते रहे इसको। ग्लाइसरोल, अल्कोहल और फैटी एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, यहां से H2O निकलेगा, वाटर, यहां से वाटर निकला। सो जब ग्लाइसरोल से और फैटी एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, सो ऑक्सीजन ने अपना क्या लॉस किया? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने अपना हाइड्रोजन लॉस किया और कार्बन ने अपना OH लॉस किया, कार्बन ने अपना OH लॉस किया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अभी कितनी रह गई? 3। कार्बन की वैलेंसी 4 थी और 4 में से 3 रह गई, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 बॉन्ड बनाती है। सो उसने अपना हाइड्रोजन लॉस करके 1 बॉन्ड रह गया। सो ऑक्सीजन का 1 रह गया, कार्बन का 3। सो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपस में 1 बॉन्ड बना देता है। सो ये बॉन्ड चुन के बन गया फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान। इस वजह से इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं एस्टर बॉन्ड। इसको एस्टर बॉन्ड कहते हैं और एक एस्टर कंपाउंड बना। एस्टर कंपाउंड उसको कहते हैं जो अल्कोहल और एसिड से बनता हो। इन सेम वे यहां से फिर क्या निकला? OH और यहां से H, अगेन किस फॉर्म में निकल गया? H2O। दोबारा कंडेंसेशन हुआ। जब दूसरी बार कंडेंसेशन हो जाता है फिर उसी तरह होता है। ऑक्सीजन से क्या निकला? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लॉस हुआ और कार्बन से OH। अब दोनों फिर अनस्टेबल है, ये फिर एक और बॉन्ड बना देता है और इस बॉन्ड को भी हम नाम देते हैं एस्टर। सो कितने एस्टर बॉन्ड बने? 2 एस्टर बॉन्ड। नाउ ग्लाइसरोल के साथ जब 2 फैटी एसिड मिलते हैं, इसको कहते हैं डाइग्लाइसरोल। अब अगर मैं इसके साथ एक और फैटी एसिड लगा दूं, लेट सपोज मैं यहां पर एक और फैटी एसिड आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, इफ इट इज द COOH, देन फिर R बना। अगर मैं एक और फैटी एसिड लगा दूं, सो अब कितने हो गए? 1 2 3। अगर 3 फैटी एसिड लगे, इट विल बी नोन एज द एसाइल ग्लाइसरोल। लेकिन फास्फोलिपिड और एसाइल ग्लाइसरोल में क्या फर्क है? पिछले बोर्ड में मैंने लिखवाया था, द फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फास्फोरिक एसिड। तो हम क्या कह सकते हैं कि यार ग्लाइसरोल के साथ एक फैटी एसिड अटैच हुआ, मोनोग्लाइसरोल, 2 अटैच हो जाए डाइग्लाइसरोल, 3 अटैच हो जाए ट्राइग्लाइसरोल आर द एसाइल। अगर इनसे तीसरा फैटी एसिड अटैच ना करे, तीसरा फैटी एसिड रिमूव कर दिया जाए फास्फोरिक एसिड से, इट विल बी नोन एज द फास्फोलिपिड। अब ग्लाइसरोल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच हो गए, 2 बार कंडेंसेशन हो गई, डाइग्लाइसरोल बना। अब डाइग्लाइसरोल के बाद अब हम फिर यहां पर देखते हैं कि यहां से फिर वही होगा जो उधर कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ था। इधर से निकलेगा H2O, फिर H2O निकला। जब यहां से फिर एक और H2O निकला तो सिर्फ क्या रह गया? कार्बन के साथ ऑक्सीजन रह गया। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन रह गया, सिर्फ ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, सॉरी इधर एक हाइड्रोजन मौजूद है। सो इस ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन निकला और ये जो फास्फोरिक एसिड था उससे OH निकला। अब फास्फेट और ऑक्सीजन दोनों अनस्टेबल हो गए, एक और बॉन्ड बनेगा। दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज द एस्टर। इसको एस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी अल्कोहल और एसिड के दरमियान, ग्लाइसरोल अल्कोहल और फास्फोरिक एसिड के दरमियान बन गया। सो हाउ मेनी एस्टर बॉन्ड आर देयर? 1 2 3। सो 1 2 3, 3 एस्टर बॉन्ड हो गए फास्फोलिपिड के अंदर। अब इसी तरह ये जो मौजूद है फास्फोरिक एसिड, उसने एक बॉन्ड किसके साथ बनाया? ग्लाइसरोल के साथ, और दूसरा बॉन्ड बनाएगा कोलाइन के साथ। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब मैं जरा आपको थोड़ा कोलाइन समझाऊं। कोलाइन यहां पर हम देखते हैं CH2 हम लिख सकते हैं या CHH। नाइट्रोजन बेसिकली बनाते हैं 3 बॉन्ड और उसके साथ होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना दे और अपना ये लोन पेयर भी किसी के साथ शेयर करे, अच्छा नाइट्रोजन के ऊपर लेट्स एक बार और समझो, अगर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रही थी?
तीन बॉन्ड बनाने के बाद उसके साथ क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये चौथा बॉन्ड भी बना दे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करे, सो इसके ऊपर जो चार्ज बन जाएगा वो पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहां पर इस नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। सो यहां पर क्या होगा, OH CH2 CH2 and CH3, दिस कंपाउंड इज नोन एज द कोलाइन। अब यहां से फिर क्या होगा, वही होगा जिसे हुआ था, यहां पर H और OH निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। ये तीसरी बार कंडेंसेशन हुआ। मैं आता हूं जरा इधर फास्फोरिक एसिड से, फास्फोरिक एसिड का ऑक्सीजन रह गया और यहां पर CH2 से OH निकला। अब कार्बन ने इधर बनाए थे 4 बॉन्ड, इधर रह गए उसके 3 बॉन्ड, सो दोनों अनस्टेबल है, फिर बॉन्ड बना देता है, सो एक तीसरा बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को भी हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। सी स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि ये एसिड है और ये OH है। OH ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन आ जाए उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक ऑक्सीजन। सो ये भी एक अल्कोहलिक ऑक्सीजन है, एक अल्कोहल है, और ये एसिड है। ये तो बेसिकली अल्कोहल खुद नहीं है, लेकिन उसका ऑक्सीजन अल्कोहलिक ऑक्सीजन है, और इस तरफ एसिड है। जब एसिड और ये कोलाइन बॉन्ड बनाता है, दिस वन इज आल्सो नोन एज द एस्टर बॉन्ड। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी एस्टर बॉन्ड आर देयर टोटल, 1 2 3 4। अब दरमियान में क्या मौजूद है, ग्लाइसरोल है। एक तरफ 2 फैटी एसिड है और दूसरी तरफ मौजूद है फास्फोरिक एसिड एंड कोलाइन। अब क्वेश्चन है, व्हाई द फास्फोरिक एसिड इन्वर्ट एट द अपोजिट साइड? क्योंकि जो फैटी एसिड है उसके पास ऑक्सीजन का मिकदार कम होता है और ये दोनों नॉन पोलर होता है, और फास्फोरिक एसिड पोलर है। अपनी पोलरिटी की वजह से अपोजिट साइड पर ओरिएंट हो जाता है, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर एक जगह पर स्टे नहीं कर सकते। इसी का तो यही नेचर है। अब यहां से हम उठाते हैं इसको, यह हेड है जिसके अंदर ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरोल के साथ साथ एक ग्लाइसरोल हुआ, ग्लाइसरोल के साथ फास्फोरिक एसिड हुआ, फास्फोरिक एसिड के साथ कोलाइन हुआ। अब 3 चीजें मिल गई। यहां पर मैंने पिछले बोर्ड में भी समझाया था, यहां पर एक बार देख लो। हेड पोलर है और कांस्टेंट है, क्योंकि हेड के अंदर ग्लाइसरोल, फास्फोरिक एसिड और कोलाइन मौजूद है, और ये हम लोगों ने कहा था कांस्टेंट है। मैंने इसको बताया था ये हाइड्रोफिलिक है। अब मैं आता हूं जरा पर आपको फिर समझा दूंगा। हेड में मौजूद है ग्लाइसरोल, फास्फोरिक एसिड और कोलाइन। अब इसके पास देख लो, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है, इधर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, और ये माइनस, सो 2 3 4 5 6, इसके साथ ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा होती है। सो ये जो हिस्सा बनता है, दिस पार्ट इज नोन एज द हेड, एंड द हेड इज पोलर। हेड पोलर हुआ। सो जब हेड पोलर होता है तो उसको हम यू लिख सकते हैं, द हेड इज पोलर। हेड के बाद पिछली बोर्ड में मैंने आपको बताया था कि यार जो टेल होता है, द टेल आर नॉन पोलर। टेल उसके नॉन पोलर है, किस चीज के बने हुए, फैटी एसिड के। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड, और ये है हाइड्रोफोबिक। अब इस बोर्ड में वापस समझेंगे इस चीज को। सो ये जो 2 टेल है, टेल बने हुए किस चीज के, फैटी एसिड के। दीज आर द 2 फैटी एसिड। अब इस फैटी एसिड के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज व्हाई दिस वन इज नोन एज द सैचुरेटेड। अब कभी सैचुरेटेड हो सकता है, और यहां पर डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन की तादाद कम है, सो दिस वन इज नोन एज द अनसैचुरेटेड। हम ये कह सकते हैं यार कि कभी फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं, कभी अनसैचुरेटेड। वो मैंने पिछले बोर्ड में डिस्कस किया था। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर ये हार्ट इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म है तो सारे के सारे सैचुरेटेड होते हैं। अगर वो कोल्ड में हुआ तो उसके अंदर अनसैचुरेटेड की मिकदार ज्यादा होगी, इसके अंदर डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, ताकि वो कोल्ड टेंपरेचर पर भी मेल्ट रहे। सो इस स्ट्रक्चर से अगर आप अंदाजा लगा दे, उसमें ये होगा कि ये जो 2 फैटी एसिड होता है, दीज आर द 2 फैटी एसिड, और ये 2 फैटी एसिड, ये 2 फैटी एसिड क्या बना रहे, दे विल मेक द टेल, एंड देयर टेल आर नॉन पोलर। व्हाई द टेल आर नॉन पोलर? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का मिकदार कम है और ये वाटर इनसोल्युबल है। इस वजह से हम लोगों ने कहा था कि दिस पार्ट इज आल्सो हाइड्रोफोबिक। ये पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और जो हेड है, द हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक है। सो इसकी जो दो टेल है, टेल हाइड्रोफोबिक है, जो फैटी एसिड के बने और हेड पोलर है वो हाइड्रोफिलिक है। सो इस वजह से हम कहते हैं डियर स्टूडेंट कि यहां पर इस फास्फोलिपिड के अंदर डुअल नेचर होता है। जो इसका हेड रीजन है, थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं, इसका जो हेड रीजन है वो पोलर है और जो टेल है वो नॉन पोलर है। हेड के अंदर क्या मौजूद है? दिस इज द टोटल हेड। हेड के अंदर मौजूद है ग्लाइसरोल, फास्फोरिक एसिड, कोलाइन, और जो टेल है, टेल के अंदर मौजूद है फैटी एसिड। आई होप कि आपको अभी समझ आया होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एम्फीपैथिक कंपाउंड। कभी इसमें होता है, एक चीज याद रखो, ग्लाइसरोल दरमियान में आता है। इस ग्लाइसरोल के दोनों तरफ एसिड लगे हुए, एक तरफ जो होता है फैटी एसिड है जो नॉन पोलर है, और दूसरी तरफ फास्फोरिक एसिड है जो पोलर है। एक तो एक पॉइंट हुआ कि यार ग्लाइसरोल दो एसिड को कनेक्ट कर रहा है, एक तरफ से फैटी एसिड, दूसरी तरफ से फास्फोरिक एसिड, एक तरफ से नॉन पोलर, दूसरी तरफ से पोलर, एक तरफ से हाइड्रोफोबिक, दूसरी तरफ से हाइड्रोफिलिक। ये तो हुआ ग्लाइसरोल की प्रॉपर्टी जो दो एसिड को लिंक कर रहा है। अब एक और चीज है, कभी ये हो सकता है कि यार ये जो फास्फोरिक एसिड है, समटाइम द फास्फोरिक एसिड की बजाय यहां पर हम लोगों ने कहा था कि सेराइन आता है। फास्फोरिक समटाइम ये होता है कि फास्फोरिक एसिड के साथ जो कोलाइन है, कोलाइन की बजाय सेराइन आता है। व्हाट द सेराइन इज? सेराइन एक अमाइनो एसिड है। सेराइन किस तरह का अमाइनो एसिड है? कभी ये जो CH2 CH2 NCH3 है, इसके बजाय क्या चीज आ जाएगा? सिर्फ इस कंपाउंड को आपने चेंज करना होगा। यहां पर आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, CH3, COO माइनस, NH2, अमाइनो ग्रुप। अच्छा, अमाइनो एसिड पे मैंने लेक्चर दिया हुआ है प्रोटीन का, उसको देख लिया, आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। अमाइनो एसिड के अंदर होता है अल्फा कार्बन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, एंड आर की जगह क्या चीज आता है? CH3। जब हम कहते हैं आर ग्रुप है, वो आर की जगह क्या चीज आ रहा है? CH3। अगर सेराइन आया, दिस वन इज द सेराइन, ये सेराइन अमाइनो एसिड है। सो कभी कभार कोलाइन की बजाय सेराइन आएगा। अब सवाल है कि ये जो फास्फोलिपिड है, कोलाइन ज्यादा पोलर है या सेराइन? सेराइन ज्यादा पोलर है। सेराइन इसलिए ज्यादा पोलर है क्योंकि सेराइन के साथ जो C डबल वो कार्बोक्सिल आयन है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। सो द सेराइन इज मोर पोलर, उसकी पोलरिटी ज्यादा है देन द कोलाइन। अगर सेराइन आया तो ये ज्यादा पोलर होगा, अगर कोलाइन है तो ये कम पोलर होगा। ये तो हो गया हमारे पास दूसरी चीज। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था, एथेनॉल अमाइन। एथेनॉल अमाइन क्या होता है कि कभी कोलाइन हुआ, कभी सेराइन हुआ, कभी एथेनॉल अमाइन होता है। एथेनॉल अमाइन क्या चीज है? एथेनॉल अमाइन होता क्या है? एथाइल CH2 सॉरी CH3 CH2। अच्छा, तो कभी सेराइन के बाद समटाइम दिस कोलाइन इज रिप्लेस्ड बाय एथेनॉल अमाइन, जिस हम लोगों ने इधर जिक्र किया था कि यार द सेराइन इज रिप्लेस्ड बाय एथेनॉल अमाइन, जो एक अल्कोहल है, दो कार्बन अल्कोहल है। सो एथेनॉल अमाइन आ जाएगा। एथेनॉल अमाइन इसको कहता है CH3CH2 और उसके साथ मौजूद है NH3+। यहां पर फिर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया और उसके साथ 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक इस कार्बन के साथ, तो 4 बॉन्ड हो गए, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। जब प्लस चार्ज आएगा तो उसको कहते हैं अमोनियम आयन, इसको कहते हैं एथेनॉल अमाइन। अब यहां पर समझ गए कह रहे फास्फोलिपिड में हमारे पास जो मेम्ब्रेन के अंदर है वो तो कोलाइन होता है, सम टाइम लिवर के अंदर पाया जाता है। यहां पर क्या चीज मौजूद होगा? इट विल बी नोन एज द सेराइन, सेराइन आएगा। और जो एथेनॉल अमाइन है वो हमारे पास नेचर में आम सेल के अंदर ये ज्यादा कॉमन नहीं है। सो ये तो ये हुआ फास्फोलिपिड का जो टोटल स्ट्रक्चर था, उसके दो टाइप्स हो गए, हेड है, पोलर है, नॉन पोलर है। दिस इज ऑल अबाउट नाउ द फंक्शन ऑफ द फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के क्या क्या काम होता है? फास्फोलिपिड का जो पहला काम है, अब पिछले बोर्ड पे हम लोगों ने देख लिया, पहला काम तो ये होता है कि दिस विल मेक द लिपिड बाय लेयर। ये लिपिड बाय लेयर बनाता है, मेम्ब्रेन बना रहा है। द फास्फोलिपिड विल मेक द मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो फास्फोलिपिड के साथ है। फास्फोलिपिड हर चीज को आने नहीं देगा, वो पोलर चीजों को पास होने नहीं देगा, इस वजह से ये मेंटेन करेगा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कि पानी लॉस ना हो जाए, आयंस लॉस ना हो जाए या आयंस गैर जरूरी आयंस ना आ जाए। सो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन रखेगा। फैट एब्जॉर्प्शन, अच्छा सेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब हम फैट को एब्जॉर्ब करते हैं वो डायरेक्ट फास्फोलिपिड से एब्जॉर्ब होकर के सेल के अंदर जा रहा है। द सेकंड वन इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बायोएनर्जेटिक्स में भी करवा दूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर में
में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है एंड द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना रहे हैं। सो चार फंक्शन हो गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है फास्फोलिपिड का, इसी के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये फैट अब्जॉर्प्शन इसी मेम्ब्रेन से होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मेंटेन रखेगा। साथ में एक्ट एज सर्फेक्टेंट। नाउ लंग्स के अंदर सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हो, लंग्स के अंदर हमारे पास एक चीज आती है कि ये लंग्स में जो एल्वोलाई होता है इनसाइड द लंग्स, द एल्वोलाई, लंग्स के अंदर अगर हम ट्रिकिया ले ले, ट्रिकिया के बाद ये लंग्स के अंदर इंटर हो जाता है ब्रोंकाई। सो लंग्स ब्रोंकाई ट्रिकिया ट्रिकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में। सो ब्रोंकाई इंटर इन द लंग्स। ये ब्रोंकाई आखिर में जाकर के सेक बनाता है। दी सेक्स आर नोन एज एल्वोलाई। अगर एक एल्वोलाई सेक निकाला जाए, एक एल्वोलाई, सो इस एल्वोलाई, ये तो सेल का बना हुआ है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं यहाँ पर, टाइप 1 और टाइप 2 सेकेंडरी की बात है वहां पर। लेकिन इस एल्वोलाई के ऊपर एक सर्फेक्टेंट, एक डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंस मौजूद है, सर्फेक्टेंट्स मौजूद होता है, और एल्वोलाई के अंदर ये जो सर्फेक्टेंट्स है इसको कोलैप्स होने नहीं देगा। ये जो सर्फेक्टेंट एल्वोलाई के ऊपर जो लिपिड है, एक तो उसके अपने मेम्ब्रेन का लिपिड होता है, यहाँ पर सेल का अपना मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर फास्फोलिपिड है, नो, उसके अलावा भी एक और लिपिड का लेयर होता है, उस लेयर को कहते हैं सर्फेक्टेंट। और ये जो सर्फेक्टेंट है ये भी बना हुआ है किस चीज का? फास्फोलिपिड। सो फास्फोलिपिड सर्फेक्टेंट भी बनाता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, और ये फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड भी बनाता है। समटाइम ये लिपिड है और लिपिड शुगर के साथ मिलकर के ग्लाइकोलिपिड भी बनाता है। सो मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड है इसे ग्लाइकोलिपिड भी बनता है, मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड है वो सर्फेक्टेंट भी बना रहा है, एल्वोलाई के अंदर जो फास्फोलिपिड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रहा है, और इसी मेम्ब्रेन से फैट की अब्जॉर्प्शन भी होती है, और यही हमारे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को भी चेंज करता है या मेंटेन करता है। अब मैं तो जरा कुछ चीजें आपको समझाने के लिए, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो भी कंपाउंड होते हैं जिस तरह भी होते हैं, सो यहां पर हम कहते हैं डाई, पहले मिलते हैं ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल के साथ 2 दाने फैटी एसिड, तो ये क्या बन गया है? इट विल मेक द डाई ग्लाइसरोल। अगर ग्लाइसरोल अल्कोहल के साथ 2 फैटी एसिड मिल गए, इट विल बी नोन एज द डाई ग्लाइसरोल। फिर डाई ग्लाइसरोल के साथ मिला H3PO4, डाई ग्लाइसरोल के साथ फास्फोरिक एसिड मिला, ये ग्लाइसरोल 2 फैटी एसिड, डाई ग्लाइसरोल, फास्फोरिक एसिड उसके मिला। जब फास्फोरिक एसिड इसके साथ मिल गया, इसको कहते हैं फास्फोटिडिक एसिड। अब ये बन गया डाई ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल के साथ 2 फैटी एसिड मिल गए, डाई ग्लाइसरोल, उसके बाद फास्फोरिक एसिड मिला, सो इट विल बी नोन एज द फास्फोटिडिक एसिड। फास्फोटिडिक एसिड के साथ मिला कोलायन, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब फास्फोटिडिक एसिड, ग्लाइसरोल 2 फैटी एसिड, डाई ग्लाइसरोल, फास्फोरिक एसिड, फास्फोटिडिक एसिड, कोलायन उसके साथ मिला, इट विल बी नोन एज द फास्फोटिडाइल कोलायन। इट इज नोन एज फास्फोटिडाइल कोलायन, या इसको दूसरा नाम देते हैं लेसिथिन, या इसको तीसरा नाम देते हैं फास्फोलिपिड। सो ग्लाइसरोल और 2 फैटी एसिड मिले, डाइग्लाइसरोल, फास्फोरिक एसिड मिला, फास्फोटिडिक एसिड, कोलायन साथ में मिला, फास्फोटिडाइल कोलायन, लेसिथिन या फास्फोलिपिड। दीज ऑल आर द नेम ऑफ द फास्फोलिपिड। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो इसके अंदर आपके इंडिकेट के हवाले से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे कि 2 फैटी एसिड आपस में किसके जरिए जुड़े हैं, और इसके अंदर कितने एस्टर बॉन्ड्स मौजूद है, और ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अगर कोलाइन है तो कितना पोलर है, सेराइन है तो ज्यादा पोलर है कोलाइन से, और ये फास्फोलिपिड के जो फंक्शंस है कि क्या क्या फंक्शंस ये प्ले करेगा हमारे सेल के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियोस बनाते रहेंगे इंडिकेट के हवाले से और अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू वंस अगेन।